लेकिन जो होगा हम सिर्फ वो बताएंगे। तो मेरे को लगता है 31 मार्च तक इंतजार करना चाहिए कि माओवाद जो है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि पुलिस के कई अधिकारी भी बोलते हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ही बोलेंगे, ये आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी नहीं खत्म होती। मैं खुद बोलता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से, मैंने इस बात को पूछा भी कि आप माओवादी खत्म कर रहे हैं, आंकड़े भी हैं, नंबर भी हैं, दिख भी रहा है, माओवाद खत्म कर रहे हैं क्या? क्योंकि जो सेंट्रल कमेटी के माओवादी मारे जाते हैं, जब उनकी डेड बॉडी उनके घर ले जाई जाती है, तो मैंने रायपुर में इस बात को बोला था कि जब एडिशनल साहब की मौत हुई थी, शहीद हुए थे, तो उनके अंतिम संस्कार में कितना शर्मनाक है हमारे समाज और देश के लिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उस शमशान घाट आधा खाली था। पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पे। हमारा एक जवान हमने खोया। फेसबुक पे तो बाढ़ आ जाती है, हाँ, आकाश सर के लिए फेसबुक पे बाढ़ आ जाती है राष्ट्रवाद की और उनको सम्मान देने की, लेकिन वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी, तो आधा शमशान घाट खाली था। और जब कोई शीर्ष माओवादी नेता मारा जाता है तो उसके अंतिम संस्कार की वीडियो आप देखिएगा, मैं दे दूंगा, आप दिखाइएगा इसके ऊपर में, जुलूस के साथ वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। ये वो लोग हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि ये मारे नहीं गए, ढेर नहीं हुए, शहीद हुए, ठीक है, शहीद, इन्होंने क्रांति की है। तो इसका मतलब, अच्छा, दंडकारण्य में माओवाद आया कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश। तो अभी आप माओवादी मार कहाँ रहे हो? छत्तीसगढ़ में, लेकिन वहाँ जिंदा है। ये वहाँ की बेल यहाँ तक पहुँची थी, जड़ वहाँ जिंदा ही है। कल के दिन मैंने एक अधिकारी से पूछा था कि उन्होंने कहा यूथ अब नहीं आएगा। यूथ नहीं आएगा तो रवि कौन था? रवि जो अभी कर्रेगुट्टा हिल्स ऑपरेशन में एक 22-23 साल का लड़का मारा गया, जो लैब असिस्टेंट की नौकरी करता था, और नौकरी छोड़कर उसने स्मार्टफोन छोड़कर उसने AK-47 उठाया, माओवादी का डॉक्टर था। तो आपको आइडियोलॉजी ख़त्म करना पड़ेगा। किसी एक बहुत वरिष्ठ आदमी ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही कि कितने दुख की बात है कि हमारे देश के बुद्ध, हमारे देश में विवेकानंद, हमारे देश में महात्मा गांधी, इनकी आइडियोलॉजी के दूसरे देश के लोग फॉलो करते हैं, और हमारे देश में माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है। तो आइडियोलॉजी को तो आइडियोलॉजी से ही काटा जा सकता है, और आपकी ईमानदारी से। मैंने ये भी कहा किसी से कि माओवादियों की लड़ाई सही है या गलत है, ये तो बहुत दूर की बात है, अलग बहस है, लेकिन जब तक माओवादी अपनी पार्टी में होते हैं तो अपनी लड़ाई के प्रति ईमानदार रहते हैं। इस बात को लेकर बहुत लोग में नाराजगी होगी, लेकिन सच है। लेकिन हमारे पास सब है, सारे संसाधन है, हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है, ऑटोमेटिक वेपन, सब है, सिर्फ ईमानदारी नहीं है। सारे टॉप लीडर्स सरेंडर कर चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं, अब कौन कौन बचे होंगे अगर बात करें? देखिए, अभी 4 पोलित ब्यूरो थे, जिसमें वेणुगोपाल ने सरेंडर कर दिया। अभी देवजी, गणपति और मिसिर बेसरा, 3 पोलित ब्यूरो हैं। अभी इनकी 2024 में एक बैठक हुई, इसमें इन्होंने कुछ लोगों को प्रमोट किया, जैसे रुपेश जो आज सरेंडर किया है, ये अब तक सीनियर DKSZC हुआ करता था, लेकिन अभी कल ही मुझे इस बात की जानकारी मिली, इसने बताया कि 2024 में इनको CC प्रमोट कर दिया गया, और हिडमा को भी 2024 में। दोनों एक ही कैडर के हैं? हाँ, नहीं, ये रुपेश जो है ये हिडमा से सीनियर है। अच्छा। और ये कई हिडमा तैयार कर चुके हैं। ये माओवादियों के मिलिट्री विंग के इंटेलिजेंस चीफ हैं। दंडकारण्य में जितने पोलित ब्यूरो और CC मेंबर रहे, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा इन्हीं के पास था। 2004 में इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अटैक किया, तो उसके मास्टरमाइंड थे ये। तो ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये दिख रहे हैं ऐसे। किसी ने मुझे बताया कि एक बार जब किसी को पता चला, ये खबर उड़ी कि रुपेश तेलंगाना आ गया है, मतलब इनका नाम है, इनका असली नाम है टकल्लापल्ली वासुदेव राव उर्फ आसन्ना, यहाँ सतीश कोपा बोलते थे, अब ये रुपेश के नाम से प्रेस नोट जारी कर कि टकल्लापल्ली तेलंगाना आ गया है। तेलंगाना सरकार की नींद उड़ गई थी इनके सिर्फ नाम से।